एपिसोड में हमने देखा था लुओ फेंग अपने पास्ट को याद करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक लड़की आते हुए उसके पाँव के नीचे छू जाती है और बोलती है कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकने दो। एक बार ये गुंडे चले जाएंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही गुंडों के जाने के बाद वो बाहर निकलते वो हाथों हाथ पकड़ी जाती है। जब वो लुओ फेंग से हेल्प मांगते तो लुओ फेंग भी उसको रिएक्ट नहीं करता। तभी एक बंदा उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है, हम लोगों से पंगा लेने के बारे में सोचना ही मत, हम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदे हैं। तभी लुओ फेंग उस बंदे को धर के पीट देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, ब्लैक फॉक्स गैंग, मेरे को इस नाम से नफरत हो गई है, आज तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला। तभी ड्रैगन बोल रहा होता है, इस लड़की के पास में ना हमारी एक वीडियो है, इसी वजह से हम इसको नहीं छोड़ सकते। लुओ फेंग बोल रहा होता है, क्या वीडियो, लेकिन वो तो मेरे पास है। जैसे ही ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदे वीडियो लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लुओ फेंग अपनी हाकी पावर का यूज करता है और बोलता है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग मेरे को चेक कर सको और खुद को एक गैंग बोलते हो। लुओ फेंग की ब्रेवरी देखने के बाद में वहाँ पे सभी लोग छोड़ आते हैं। तभी एक गैंग मेंबर बोल रहा होता है, लड़के तुझे पता है हम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग से है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तू तो खास कर अपना मुंह बंद कर ले, तेज से गंदे दिखने वाले बंदे के मुंह से ना मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। रोते हुए बंदा सोच रहा होता है, मैं गंदा दिखता हूँ, उसे मेरी क्या गलती है। वहीं ब्लू है वाली लड़की बोल रही होती है, प्लीज आप लोग इस लड़के को छोड़ दो, इसके पास में वीडियो नहीं है, वीडियो अभी भी मेरे पास है, ये तो बस मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहा था और कुछ भी नहीं। तभी ड्रैगन लुओ फेंग को डार्ट गेम के लिए चैलेंज करता है, जिसको कि एक बार बिना सोचे समझे हमारा लुओ फेंग एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते, आज तो ये बंदा नहीं बचने वाला। सभी को पता है कि ड्रैगन के पास में बहुत ही कमाल की डार्ट की स्किल है, वो किसी के ऊपर डार्ट फेंके और बंदा उसको डॉज कर ले पॉसिबल ही नहीं। तभी जो हमारा लुओ फेंग होता है वो डार्ट को डॉज करने के लिए खड़ा हो जाता है। वहीं अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए ड्रैगन लुओ फेंग की तरफ अपना डार्ट फेंक देता है, पर वो चीटिंग करता है, वो एक ही जगह 3 डार्ट को फेंक देता है। ड्रैगन बोल रहा होता है, एक को तो कोई डॉज भी कर सकता है लेकिन 3 को तो कोई भी डॉज नहीं कर सकता, ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक है किसी को भी मारने की। लेकिन हमारा लुओ फेंग अपने कप के अंदर सारे के सारे डार्ट को कलेक्ट कर लेता है। ये देखने के बाद में पूरे ड्रैगन की गैंग शॉक हो गई होती है। ब्लू है वो लड़की बोल रही होती है, हम जीत गए, हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन तभी ड्रैगन के गैंग के बंदे उन लोगों को घेर लेते हैं। ड्रैगन बोल रहा होता है, लड़के तुम जीते हो तुम जा सकते हो, लेकिन ये लड़की यहाँ से नहीं जा सकती। वहीं वो लड़की बोल रही होती है, जब तक ये बंदे मेरे साथ में है ना, मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं, ड्रैगन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लुओ फेंग बोल रहा होता है, ड्रैगन तो अपनी बात पे नहीं रहे तो अब मुझे भी अपने बात पे रहने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो उस डार्ट को फिर से फेंकते हुए ड्रैगन की दूसरी आंखें मार देता है। रोते हुए ड्रैगन बोल रहा होता है, इस कमीने ने मेरे को अंधा कर दिया, हमारे पास में जितने भी लोग हैं ना उन सभी को बुला लो, आज ये बंदा बचना ही चाहिए। खुद को गुंडों से गिरा हुआ देख वो ब्लू वाली लड़की काफी घर आ जाती है और फिर वो लुओ फेंग को बोलते हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, ये पूरा का पूरा मैटर मेरा था तुम्हारा नहीं। मुस्कुराते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, मेरी एक आदत रही है, मैं कभी भी खुशी लड़कियों को ना अकेला नहीं छोड़ता। फिर अपनी टाई को निकालते हुए लुओ फेंग उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं लेकिन लुओ फेंग के टाई के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वहीं लुओ फेंग को अपनी तरफ आता हुआ देख के तो काफी सारे लोग भागने का भी ट्राई करने लगते हैं। ड्रैगन बोल रहा होता है, क्या हुआ, क्या वो लड़का मारा गया। तभी ड्रैगन का बंदा बोल रहा होता है, नहीं वो तो नहीं मारा गया, लेकिन उसने हमारे 30 बंदों को मार डाला और अभी तक उस बंदे की बॉडी के ऊपर एक भी स्केच नहीं। ड्रैगन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं आज हार गया, लेकिन ब्लैक फॉक्स के 4 कैप्टन में से ना मैं सबसे वीकेस्ट हूँ, बाकी 3 मेरा रिवेंज जरूर लेंगे। लुओ फेंग बोल रहा होता है, ठीक है, उन लोगों को कह देना कि मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ और हाँ, मेरा चेहरा और मेरा नाम लुओ फेंग इसी तरीके से याद रखना, किसी गलत इंसान से मेरा रिवेंज मत लेना। तभी ड्रैगन बोल रहा होता है, हमारे बॉस और बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म करो कि हम लोग वीडियो को पाने में नाकाम रहे। फिर जैसे ही लुओ फेंग अपनी गाड़ी के पास में आता है, वो लड़की फिर से लुओ फेंग के पास में आ जाती है और वो बताती है कि वो यांचेंग न्यूज कंपनी की रिपोर्टर है, उसका नाम है सेंग जिंगसू। लुओ फेंग बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली हो, तुमने ब्लैक फॉक्स गैंग के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किए, सच कहूँ तो ऐसा मत करो, वो एक बहुत ही पावरफुल और अमीर गैंग है, अपनी जगह क्विट कर दो और इस सिटी को छोड़ दो, वो तुम्हारा पीछा ना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते हुए हमारा लुओ फेंग चला जाता है। वहीं जिंगसू बोल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसी वजह से मैं हार मान लूं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, मैं उन ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदों को ना घुटनों पे लेके आऊंगी। वहीं जो ड्रैगन होता है अपने गैंग के मेन हेडक्वार्टर में आ गया होता है, जहाँ पे उसके बॉस और बाकी तीनों कैप्टन होते हैं। ड्रैगन उनको बताता है कि आखिर लुओ फेंग ने उन लोगों के साथ में क्या किया है। लुओ फेंग इतना खतरनाक था कि उसके 30 बंदे भी कुछ भी नहीं कर पाए। तभी दूसरा कैप्टन बोल रहा होता है, तुम तो बड़े ही नोट्स पढ़ा करते थे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही आँख है, तो अपने आँख के ऊपर जोर मत दो, लेकिन देखो तूने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम अंधे खड़े हो। तभी उस कमरे के अंदर दूसरा कैप्टन व्हाइट शार्क आता है, जो कि बताता है कि जो लड़की आई थी ना उसका नाम था सेंग जिंगसू, वो एक इंटर्न रिपोर्टर है और जिस बंदे ने हमारे ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदों को मारा है उसका नाम है लुओ फेंग और वो एक हाई स्कूलर है। ये पहली बार नहीं, उसने पहले भी हमारे काफी सारे ब्लैक फॉक्स गैंग के बंदों को मार रखा है। तभी पहले वाला कैप्टन बोल रहा होता है, हाँ मेरे को पता चला कि आखिर ये बंदा कौन है, मेरा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ना मा झेंग,
इस बंदे ने उसको भी पीट रखा है। बॉस प्लीज आप इस बंदे से रिवेंज लेने का मौका मेरे को दो। तभी व्हाइट शार्क बोल रहा होता है तुम तो बड़े ही होशियार निकले, तुम गैंग की पावर का यूज करने वाले हो अपने रिवेंज लेने के लिए। तभी वो कैप्टन बोल रहा होता है व्हाइट शार्क तुम ज्यादा बोल रहे हो। लेकिन तभी उनका बॉस उनको बोलता है कि तुम लोग को फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कैप्टन वाइल्ड टाइगर उस बंदे को पहले से जानता है, इसी वजह से ये उसको सबक सिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीखते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। जब वो घर आता है तो वो देखता है मिस जून को जो कि सोफे सो गई होती है। एक जेंटलमैन बनने के लिए वो अपना कोट उतार के मिस जून को उड़ाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता मिस जून उड़ जाती है। और जिस पर्सपेक्टिव से वो लुओ फेंग को देखते उनको बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं लगता, बल्कि एक ठरकी बंदा लगता है। और इसी वजह से वो घबरा के लुओ फेंग को थप्पड़ लगा देती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं तो अच्छा बनने के लिए चाहता था, मेरे को क्यों मारा। मिस जून बोल रही होती है मेरे को माफ करना, लेकिन अगर तुम आधी रात को मेरे सामने आओगे तो मैं तो घबराऊंगी ही ना। फिर वो लुओ फेंग को आइसिंग करते हुए बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम तो एक बहुत ही टॉप के सोल्जर हो, तो क्या ये सब कुछ सच था। लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा ने बिल्कुल सच कहा, मैं एक वर्ल्ड क्लास सोल्जर हूँ जिसको इस दुनिया में सभी लोग सुपरमैन के नाम जानते हैं। मिस जून बोल रही होती है कि तुम्हें कैसी फालतू बातें कर रहे हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है अगर आपको मेरी बातें फालतू लग रही है तो उन बातों पर भरोसा कर लो जो कि आपको आपके ग्रैंडपा ने बोली थी, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ ना तो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली। अगले दिन हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि दौड़ते हुए विवी के बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो कोई गिफ्ट लिया ही नहीं, इसी वजह से वो 1 कप सोया मिल्क और फ्राइड ब्रेड स्टिक ले लेता है। जब लुओ फेंग विवी के घर पे आता है तो वो मिलता है बटलर डोंग से, जो कि ऊपर से तो लुओ फेंग से काफी खुशी खुशी बात कर रहा होता है, लेकिन उसके मन में चल रहा होता है कि तुम इस खुदाचार का यूज करते हुए ना हमारे यंग मिस को नहीं पटा पाओगे, तुम उनके लिए बिल्कुल भी सही कैंडिडेट नहीं हो। तभी वहाँ पे एक मोटा सा बंदा आता है जो कि बटलर डोंग को हेलो बोलता है। बटलर डोंग सोच रहा होता है ये है यंग मास्टर बाओ और ये हमारे यंग मिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। इसके पास में पैसा है और शोहरत है, अगर लुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हमारे यंग मिस के पास है। हर दूसरे मानवा के यंग मास्टर की तरह बाबू अपने पैसे के ऊपर फ्लेक्स कर रहा होता है। तभी जो विवी होती वहाँ पे आती है, अपने पैसे का शो ऑफ करते हुए वह जो पियानो लेके आया होता है वो विवी को गिफ्ट कर देता है। साथ ही उसको प्राइस बता देता है कि ये कुछ $1 मिलियन का होगा, लेकिन अगर तुम्हारे लिए बिलियंस भी खर्च करो ना तो वही वर्थ इट है। वही हमारा लुओ फेंग गिफ्ट करता है सोया मिल्क और ब्रेड स्टेक। बटलर डोंग सोच रहे होते हैं किस तरह का गरीब है, ये यंग मिस को उनके बर्थडे के दिन जंक फूड दे रहा है। पक्का से यंग मिस गुस्सा होकर ना इसके मुंह के ऊपर सारा का सारा खाना मार देगी, लेकिन हमारी बीवी खुशी खुशी लुओ फेंग का लाया हुआ गिफ्ट ऐसे कर लेती है और बाव के गिफ्ट की तरफ पलट के देखती भी नहीं। ये देखने के बाद में बटलर डोंग और यंग मास्टर बाव दोनों ही शॉर्ट हो गए होते हैं। अपने कमरे में आते हुए बीवी खुशी खुशी लुओ फेंग के दिए हुए जंक फूड को खा लेती है। बीवी बोल रही होती है वह तो मैं कभी भी जंक फूड नहीं खाती, लेकिन क्योंकि ये लुओ फेंग ने दिया है इसी वजह से मैं सारा का सारा खा गई। मानना पड़ेगा ये काफी टेस्टी था। वही मेन हॉल में बैठा हुआ बाव खुद को लुओ फेंग से इंट्रोड्यूस कराता है। वो बोलता है मेरा नाम है बाओ निंगशुआन, तुमने पक्का से मेरा नाम तो सुना ही होगा ना। वही लुओ फेंग सोच रहा होता है ये बंदा मेरे को कब से घूर रहा है। विवी ने इसे गिफ्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से इसकी जली हुई है। बटलर डोंग बोल रहा होता है हमारे जो यंग मास्टर बाओ है ना, ये यांगचेंग के 8 टॉप यंग मास्टर में से एक है। सभी यंग मास्टर्स के पास में ना अपनी अपनी स्किल्स होती है और वही इनके पास में है म्यूजिक की स्किल। अभी वो लोग हमें बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, और अंकल डोंग आप कैसे हो। खुश होते हुए डोंग बोल रहा होता है वो तुम वापस आ गई, पूरे 10 साल बाद तुम घर वापस लौटी हो। मैं जा रहा हूँ यंग मिस को बुलाने के लिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतने सालों बाद में देख के ना बहुत ही खुश होंगी। बाव बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि विवी की इतनी घटिया दिखने वाली दोस्त भी है। तभी वो बाव के पास में लाके अपना किक रोक देती है। वो बोल रही होती है मोटे का तूने फिर से कुछ कहा ना तो ये लाश तेरे मुँह में पड़ेगी, तेरे टाइम में जितनी भी हवा भरी हुई है एक ही बार में बाहर निकल जाएगी। लुओ फेंग सोच रहा होते लड़की ना काफी ज्यादा फास्ट है। तभी लुओ फेंग को देखते हुए बोल रही होती क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है क्या। लुओ फेंग बोल रहा होते नहीं नहीं मैं तो एक बढ़िया इंसान हूँ। तभी वहाँ विवी आते हुए बोल रही होती है बू तुम वापस आ गई, पूरे 10 साल हो गए। 10 साल पहले हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में थे और तब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर आगे तुम्हारी बॉडी इतनी चेंज कैसे हो गई। तुम तो पहले मुझसे काफी ज्यादा साई और लड़कियों से दिखती थी। वो बोल रही होती है अब्रॉड जाने के बाद मैंने मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग सीखी। अभी तुम्हारे बर्थडे पे ना मैं कोइंसिडेंस से वापस लौटी हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हारा बर्थडे भी अटेंड कर लिया जाए। तुम्हारे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं ना मैंने उनके बारे में सुना है, तो इसी वजह से तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड आजकल तुम्हारी बॉडीगार्ड है। विवी बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो हम बाहर जा सकते हैं ना, चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। लुओ फेंग तुम्हें हमारे साथ आना चाहोगे। वो बोल रही होती है लेकिन मैं अपने बाइक के ऊपर ना किसी एक को ही ले सकती हूँ विवी, मेरी बाइक पे सभी लोग नहीं आ पाएंगे। लुओ फेंग बोल रहा होता है टेंशन मत लो, इस मोटे के पास में कार तो होगी ही ना। बाव बोल रहा होता है मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। लुओ फेंग बोल रहा होता है अगर ड्राइवर बनकर चलोगे तो साथ में चलने का मौका मिलेगा, वरना फिर बैठे रहना यहाँ पे मेरे साथ में। तभी जो बाव होता है वो भी मान जाता है। फिर वो विवी को लेके अपनी बाइक से निकल जाती है। वही जो हमारा लुओ फेंग होता है वो बाव के साथ में कार में आ रहा होता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है मोटे तो जल्दी चला,
वहीं बाव बोल रहा होता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम एक ऑर्डर नहीं कर सकते। स्ट्रीट पे उन लोगों को बात करते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं बंदे ना काफी अमीर लग रहे हैं, साथ ही वो लड़की भी ना बहुत ही क्यूट है। लुओ फेंग बोल रहा होता है शॉपिंग तो बहुत ही बोरिंग चीज है, अगर ये काम करने के लिए मेरे को पैसे नहीं मिले होते ना तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता। तभी चिढ़ते हुए बाव बोल रहा होता है आखिर मेरे को ये सामान क्यों उठाना पड़ रहा है। तभी लुओ फेंग उसको समझाता है कि पैसे तो बीवी के पास भी है, वो भी पियानो आराम से अफोर्ड कर सकती है, तो ऐसे में मोटे आखिर ऐसा क्या जो कि तू उसको दे सकता है, तू जो उसको दे सकता है वो चीजें उसकी हेल्प करना, उसकी केयर करना, तो अब चुपचाप से बेग को उठा, तभी तू जाके उसे करीब आ पाएगा। बाव बोल रहा होता अच्छा ऐसी बात है क्या। आगे हम देखते हुए रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। खाना खाते हुए बीवी बोल रही होती है आज का दिन मेरी लाइफ का ना बेस्ट डे है, इतना अच्छा खाना मेरे को आज से पहले कभी लगा था। बूबू बोल रही होती है विवी तुम पहले के मुकाबले बिना काफी तो क्यूट हो गई हो, ये मोटा तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसको छोड़ देना। चिढ़ते हुए बाव बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में फालतू बोलने की, अगर विवी को पसंद आएगा तो मैं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता हूँ। वहीं विवी बोल रही होती है जगह मेरे को इतनी पसंद नहीं आई तो तुम्हें तो खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी साइड में हम देखते हैं एक वेटर को जो कि नाइफ लेके आगे बढ़ रहा होता है, उसको नोटिस करते हुए बूबू अपने नाइफ को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन जो हमारा लू फेंग होता है वो वक्त रहते हुए अपने कांटे को उसकी नाइफ की तरफ फेंकते हुए नाइफ को डॉच कर लेता है। हम देखते हैं वो वेटर कोई ऐसे नहीं होता बल्कि एक नॉर्मल सा वेटर होता है जो कि दूसरे टेबल पे नाइफ देने के लिए आया होता है। वो बोल रही होती है मेरे अटैक को तुमने ब्लॉक करा। लू फेंग बोल रहा होता है किसी के ऊपर भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचो, अभी तुम एक इनोसेंट बंदे को मारने वाली थी। वही घबराते हुए बुबू सोच रही होती है इसने मेरे अटैक को इतना इजीली ब्लॉक कर लिया, लड़के आके तुम हो कौन। लू फेंग बोलता है मैं सिर्फ बीवी का क्लासमेट हूँ और कुछ नहीं। विवी बोल रही होती है मैं बताती हूँ ना कि ये कौन है, ये मेरा क्लासमेट लू फेंग है, जब मैं किडनैप हुई थी ना तब इसने मेरी जान बचाई थी। वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर तुम्हारा शुक्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाने के लिए। लू फेंग बोल रहा होता है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तरह ही ना आज बीवी का बॉडीगार्ड बनाऊं। फिर पूरा दिन एंजॉय करने के बाद में बीवी बोल रही होती है मेरे को वॉशरूम जाना है। वो बोलती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वॉशरूम के अंदर वो किसी को मैसेज कर रही होती है, जिससे क्लियर होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक असैसिन है जो कि विवी को मारने के लिए आई है और उसको लुओ फेंग के प्रेजेंस की वजह से काफी सारी दिक्कतें आ रही है। इसी वजह से उसकी टीम के लोग और भी लोगों को भेज रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए। बातें करने के बाद में वो अपने फोन को डस्टबिन में फेंक देती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है लुओ फेंग को जो कि विवी के वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है और लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़े होने की वजह से सभी लोग लुओ फेंग को ठगी बोल रहे होते हैं। वो सोच रही होती है क्या इस बंदे को मेरे बारे में पता चल गया है क्या, इसी वजह से ये हम लोग को यहाँ तक फॉलो कर रहा है या फिर सच में कोई ठगी बंदा है। आगे वो सभी लोग अपने घर वापस आ गए होते हैं। विवी वो को बताती है कि आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है क्योंकि वो उसके साथ है। फिर जो विवी होती है वो चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लू फेंग बुबू से बोल रहा होता तुम्हें पता है मेरे को ना विवी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, इतनी यंग इतनी प्यारी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ना ये जल्दी ही मारी जाएगी, इतनी इनोसेंट लड़की मारी जाएगी वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों। मेरे को पता है कि इसको मरने से ज्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड के धोखे का बुरा लगेगा। क्यों बुबू मैं सही कह रहा हूँ ना। लुओ फेंग की बातों को सुनते हुए वो काफी तक घबरा गई होती है। वो बोल रही होती है तो फिर क्या तुम मेरे को रोकने के लिए यहाँ पे हो। लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को पे तो इस चीज के लिए किया गया है पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए 10,000 मिले हैं, लेकिन मेरे को गारंटी है कि तुम जो काम कर रही हो ना उसके लिए पक्का तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले होंगे। अगर तुम अपने अमाउंट का मेरे को 70% दे दोगी तो मैं शायद से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुमसे मार खाने की एक्टिंग करूंगा, तब तक तुम विवी को मार डालना। तभी जो वो होती है वो जाने लगती है और बोल रही होती है पता नहीं तुम कैसे फालतू बातें कर रहे हो। तभी लुओ फेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें प्राइस समझ में नहीं आया तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे मान जाना। तभी जो विवी होती है वो काफी तेजी से चिल्लाती है, उसको बचाने के लिए वो बहुत ही तेजी में आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा लुओ फेंग सिंगल जंप के अंदर ही वहाँ पहुँच गया होता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि विवी अपने कैट के साथ में खेल रही होती है। विवी बोल रही होती है मेरी किटी तुम ना बहुत ही बदमाश हो गई हो, अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया, तुमने मेरे साथ में खेलना स्टार्ट कर दिया। वहीं विवी को वहाँ पे देखते हुए लुओ फेंग और बुबू दोनों के नाक से खून आ गया होता है। तभी विवी शर्माते हुए बोल रही होती है तुम दोनों ठरके लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से निकलो वहाँ से। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं तो अपना काम कर रहा हूँ लेकिन ये ठरकी है, ये यहाँ पे झाँक रही है। आगे वो लोग मेन हॉल में आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे यंग मास्टर क्यू नाम का एक बंदा आता है, जिसको देखने के बाद में अंकल डोंग भी एकदम शॉट हो गए होते हैं। यंग मास्टर क्यू बोल रहा होता है ये मेरा सरप्राइज था, मैंने अंकल जैन को भी नहीं बताया कि आज मैं विवी के बर्थडे पार्टी में आने वाला हूँ, आप में से भी कोई उसको मत बोलना। वहीं क्यू को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये तो मुश्किल से 20 साल के भी नहीं और ये वर्ल्ड के टॉप 20 बिलियनर में से एक है, क्या ये भी विवी के पीछे है। तभी यंग मास्टर क्यू बोल रहा होता है मैंने एक 5 स्टार होटल बुक किया है और कार्स को भी रेडी करवा दिया, सभी लोग वहाँ पे जाके पार्टी कर सकते हो। आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं और विवी यहाँ पे साथ में उसका बर्थडे मनाएंगे और एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। फिर जो क्यू के बॉडीगार्ड होते हैं वो जबरदस्ती वहाँ सभी लोगों को निकालना स्टार्ट कर देते हैं।
वो सोच रही होती है इसके सारे के सारे बॉडीगार्ड ना रिटायर्ड मर्सनरीज है। सभी के जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ लुओ फेंग और वू बचते हैं जो कि अपनी जगह से नहीं हिलते। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है तुम लोग के साथ में क्या दिक्कत है, तुम लोग जान ही रहे। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं तो बड़े का केक खाने के लिए आया था और केक खाए बिना मैं तो नहीं जाऊंगा। तभी क्यू पूछता है बाओ ये कौन है। बाओ बताता है ये विवी का क्लासमेट है। क्यू बोल रहा होता है होटल में मैंने काफी अच्छे खाने का इंतजाम करवाया है, पर अफसोस की बात तो ये है कि तुम जो केक खाना चाहते हो ना वैसे मैं खाऊंगा विवी के साथ। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो लुओ फेंग को धक्का देने लगता है, लेकिन सिर्फ एक केक के अंदर लुओ फेंग उसको जमीन में डाल देता है। बॉडीगार्ड को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि मैं केक खाने के लिए आया हूँ, जब तक मैं अपने पर्पस को कंप्लीट ना कर लूँ ना किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे को ऐसे हिला दे। वही वहाँ पे लुओ फेंग को इतना डेयरिंग काम करते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा शोर आते हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्यू को ना उनकी औकात दिखा रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। अभी क्यू और लुओ फेंग वहाँ पे आपस में बात कर ही रहे होते तभी अंकल जैंग विवी को लेकर आते हैं। विवी के हाथ पे किस करते हुए क्यू बोल रहा होता है विवी हैप्पी बर्थडे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट लेके आया हूँ जो कि तुम्हारी इस खूबसूरती को और बढ़ा देगा। ये है स्नो फेरी फ्लावर जो कि मैं बहुत ही मुश्किलों से तियान माउंटेन से लेकर आया हूँ। 70 सालों में ये फूल ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खिलता है और पता है कमाल की बात क्या है, इसको कंज्यूम करने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। जो बटरफ्लाई इस फूल का रस पीती है वो कम से कम 1000 से जिंदा है और अभी भी यंग और ब्यूटीफुल है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी ना उस बटरफ्लाई की तरह यंग और ब्यूटीफुल रहो। विवी बोल रही होती है तो बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लुओ फेंग बोल रहा होता है विवी धोखे में मत रहो, ये कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं बल्कि सस्ता फ्लावर है, ये तो मेरे लिए आए हुए गिफ्ट से भी ना बहुत ही सस्ता है। चिढ़ते हुए क्यों बोल रहा होता है जब नॉलेज ना होना तो फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। जो बंदा खुद सोया मिल्क और ब्रेड स्टिक को लेके आया था वो मेरे गिफ्ट को सस्ता बोल रहा है। लुओ फेंग बोल रहा होता है कम से कम मेरा ब्रेड स्टिक और सोया मिल्क को खा तो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे गिफ्ट के बारे में बात करूँ तो तुम जो क्लेम कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। तुमने कहा कि बटरफ्लाईज इन फ्लावर्स का रस चूसती है, इसी वजह से वो 1000 सालों से जिंदा है। पर अगर सच कहूँ तो उन बटरफ्लाईज ने ठंड के मौसम को अडॉप्ट कर लिया है और जब वो सोती है ना तो उनकी जो एज है वो रुक जाती है। ये उन बटरफ्लाईज की स्पीसीज की खास बात है कि वो लंबे टाइम तक जी सकते हैं। इसके अंदर इस फ्लावर का ना कोई रोल ही नहीं है, ये फ्लावर तो बिल्कुल ही बेकार है। क्यों को याद आ रहा होता है कैसे वो एक दुकानदार के हाथों बेवकूफ बना है और आज इस पार्टी में सभी के सामने उसकी काफी बेइज्जती हो गई। लुओ फेंग बोल रहा होता है भले ही मेरे पास में पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है। क्यों बोल रहा होता है मेरे को समझ में आ गया, तुम्हें भी पसंद है और तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो, चलो ठीक है फिर मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट करा। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं इस कमरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक कि ये बर्थडे पार्टी खत्म ना हो जाए। तभी साइड में पियानो को देखते हुए क्यूज को बजाने के लिए चला जाता है। क्यों बोल रहा होता है मैंने विवी के लिए खास तौर पे एक म्यूजिक बनाया है जो कि मेरी तरफ से उसके लिए दूसरा बर्थडे प्रेजेंट है। क्यों के म्यूजिक को सुनते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कितना कमाल का बजाता है, जितना हैंडसम और पैसे वाला यंग मास्टर है ना उतना टैलेंटेड भी है। वही विवी सोच रही होती है भले ही ये होगा हैंडसम लेकिन लू फेंग ना इससे भी हैंडसम है और पैसे तो मेरे पास भी है तो पैसे को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड हुआ क्या मैं यहाँ पे सच में दोनों लड़कों में से किसी एक को पिक कर रही थी। क्योंकि म्यूजिक को सुनने के बाद में वू को भी लग रहा होता है अब तो लुओ फेंग हारेगा। फिर म्यूजिक खत्म होने के बाद में सभी लोग दबा के क्यू की तारीफ करते हैं। अंकल जैंग सोच रहे होते इन दोनों ने शर्त लगाई कि इन दोनों में से जो भी हारेगा ना वो पार्टी को छोड़ के जाएगा। मैं इस मैटर में बीच में नहीं आ सकता क्योंकि मैं क्यू फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकता, लेकिन लुओ फेंग मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम कैसे भी करके नहीं हारोगे और मेरी बेटी को आज दिन में प्रोटेक्ट करोगे। तभी आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को पियानो या फिर म्यूजिक के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं पता, तो इसी वजह से मैं वो सेम बीट बजाऊंगा जो कि तुमने बजाई है। क्यों बोल रहा होता है फेंकने की भी एक हद होती है लुओ फेंग, ये गाना मैंने खुद से बनाया है और शायद तुम जिंदगी में पहली बार गाने को सुन रहे होगे और ऐसे में तुम बोल रहे हो कि तुम इसको एक्जैक्टली कॉपी कर लोगे। तभी जो हमारा लुओ फेंग होता है वो पियानो को बजाना स्टार्ट कर देता है और वो एक ऐसी बीट बजा रहा होता है जो किसी को पसंद नहीं आ रही होती। लेकिन जो यंग मास्टर क्यू होता है वो समझ गया होता है कि लुओ फेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। लुओ फेंग उसके बजाए हुए सेम म्यूजिक को उल्टा बजा रहा है और वो एक भी नोट को मिस नहीं कर रहा। विवी भी सोच रही होती है म्यूजिक को उल्टा बजाना तो बहुत ही कूल है। तभी अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए जो क्यू होता है वहाँ से निकल जाता है और विवी के जो बर्थडे केक होता है वो भी यहाँ पे आ गया होता है। सभी लोग विवी को बर्थडे विश करते हैं और विवी उन सभी को थैंक यू बोलती है। वो सोच रही होती है वक्त आ चुका है अपना काम करने का। जब विवी आंख बंद करके विश मांग रही होती है तभी उसके ऊपर कोई साइड से अटैक कर देता है जिसको वक्त रहते वो रोक लेती है। हम देखते ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वो की हेल्प करने के लिए आया हुआ बंदा होता है जो कि ये देखे कि वो विवी को प्रोटेक्ट कर रही है। वो समझ जाता है कि वो ने धोखा दिया है। फिर वो के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है गद्दा 98 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही फाइट करते करते कॉरिडोर के थ्रू एक कमरे में आगे होते हैं। असिस्टेंट बोल रहा होता है 98 अब तो तुम गई। फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है।
असिस्टेंट बोल रहा होता है 98 तुम्हें पता है कि तुम्हें बराबरी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग ने अपने म्यूजिक को भी एंड कर लिया होता है। अपने विश को कंप्लीट करने के बाद में विवी बोल रही होती वो कहाँ चली गई, मेरे को उसके साथ में कैंडल्स बुझानी थी। लुओ फेंग बोल रहा होता है वो ऊपर गई है, मैं जाकर उसको बुला के लेके आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वुवू को जो कि फाइट में हार रही होती है। असिस्टेंट बोल रहा होता है 98 हम लोग की स्ट्रेंथ को ना हमारे नंबर शो करते हैं और तुम्हें पता है कि मैं 86 तुम में से कभी नहीं जीत पाओगी। फिर वो अपने घुटनों से अटैक करती है लेकिन 86 उसका अटैक को रोक लेता है। वो बोल रही होती है मेरे पाँव नम हो गए। सच में एक टॉप किलर की पावर ना अलग लेवल पे होती है, लेकिन तभी वो उसको हेडबोर्ड मार देती है जिससे कि गुस्से में आके 86 के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। जब वो अटैक वू को लगने ही वाला होता है तभी वहाँ पे लुओ फेंग आ जाता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है वो तुम्हें विवी बुला रही है, वैसे तुम तो विवी को मारने के लिए आई थी ना, तुमने उसको मारा क्यों नहीं। वो बताती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने का रिग्रेट मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। लुओ फेंग बोल रहा होता है अफसोस अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। 86 बोल रहा होता है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने आप सबको देख लिया तो तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तभी लुओ फेंग अपने हाकी पावर का यूज करता है। 86 को पता भी नहीं चलता और लुओ फेंग उसकी बॉडी के अंदर एक स्वॉर्ड डाल देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है तुमने मेरे सामने आके बहुत ही बड़ी गलती करी। वही वो को समझ नहीं आ होता कि जिस के सामने वो इतना स्ट्रगल कर रही थी आखिर उसको लुओ फेंग ने इतना इजीली कैसे मार दिया। तभी हम देखते हैं उस कमरे के अंदर पुलिस आ जाती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है यहाँ पर तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं पहले भी मिल रखा हूँ। वहीं लुओ फेंग को एक ऑफिसर पहचानते हुए सोच रहा होते है तो वही बंदा है ना जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम अरेस्ट किया था। लड़के तुमने इस बार किसी का मर्डर कर दिया। तभी मिस्टर ज़ेंग इंटरफेयर करते हुए बोल रहे होते नहीं नहीं मेरी बेटी का बॉडीगार्ड है और इसने यहाँ पे किलर को मारा है। ऑफिसर बोल रहा होता है बॉडीगार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मार सकता है, इसको हमारे साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी लुओ फेंग बोल रहा होता है मैंने किसी की जान बचाई है, मैं किलर नहीं हूँ। तुम्हारे पास में तो अथॉरिटी नहीं है कि तुम मेरे को अरेस्ट कर सको। अपने बॉस पेंगुइन से बात करो, तुम फालतू एक सिविलियन को पहचान नहीं कर सकते। वहीं चिढ़ते हुए ऑफिसर बोल रहा होता है बस गन लोड कर लो, ये हमारी बात नहीं मानने वाला। तभी जो कैप्टन पेंगुइन होते हैं वहाँ पे आते हैं। खुश होते हुए ऑफिसर बोल रहा होता है कैप्टन पेंग आपको पता है इस बंदे ने ना एक बंदे को मारा है, प्लीज आप इसको पर्सनली इंटरोगेट करिए। पेंगुइन सोच रहा होता है फिर से लुओ फेंग दिक्कतों में फंस गया। वही लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम संभाल लेना। टॉपिक को चेंज करते हुए पेंगुइन बोल रहा होता है जिनहुआ क्या तुम किलर जुई को जानते हो। जुनहुआ बोल रहा होता है नहीं मैं नहीं जानता। तभी पेंगुइन को बताता है कि वो वर्ल्ड किलर रैंक में ना 46 नंबर पे है और वो एक बहुत ही डेंजरस इंसान है। 11 मुल्कों की पुलिस उसको ढूंढ रही है और मिस जेंग किडनैप हुई थी उसके बारे में तुमने इन्वेस्टिगेट करा, उनको कौन मारना चाहता है, क्या तुम्हारे पास में इस चीज को लेकर कोई क्लू है क्या। घबराते हुए जुनहुआ बोल रहा होता है नहीं कैप्टन अभी तक तो नहीं है। पेंगुइन बोल रहा होता है 7 दिन में ये काम हो जाना चाहिए वरना फिर मैं तुम्हें पर्सनली इंटरोगेट करूंगा और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। रोते हुए जुनहुआ बोल रहा होता है ठीक है मैं इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। पेंगुइन बोल रहा होता है इस पूरे के पूरे सीन को क्लियर करो, अपने काम पे जाओ। वो सोच रही होती है लुओ फेंग तो काफी इजीली इस मैटर से निकल गया। फिर वो फिर से लुओ फेंग से बोलते हैं कि तुम हो कौन। लुओ फेंग बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं बस एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर। वो बोल रही होती है मेरे को यहाँ जाना होगा पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम विवी को बचा लोगे, अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मारने के लिए ना 7 समुद्र पार से भी आ जाऊंगी। लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे रहते हुए विवी को कुछ भी नहीं होगा। फिर लुओ फेंग को बाय बोलते वो मर जाने लगती है। सीन चेंज होता है, हमें यांचेंग न्यूज कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिंगशु को जो कि अपने एडिटर से कंप्लेंट करने के लिए आई होती है क्योंकि उन लोगों ने ब्लैक फॉक्स गैंग के बारे में कुछ भी क्यों नहीं छापा। पूरे न्यूज पेपर को उसने 4-5 बार पढ़ लिया है लेकिन उसको ब्लैक फॉक्स गैंग के बारे में एक भी न्यूज नहीं मिली। तभी जो एडिटर होता है वो बोल रहा होता है ये तुम्हारे इस महीने और अगले 3 महीने की सैलरी है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि तुम इस काम को करने के काबिल नहीं। जिंगशु बोल रही होती है मेरे को ये नहीं बल्कि मेरी पेन ड्राइव वापस चाहिए। एडिटर बोल रहा होता है देखो लड़की पैसे कमाने का ना बहुत ही कमाल का मौका है, पेन ड्राइव लेने के बाद में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तभी वो जिंगशु होते उन पैसों को लेते हुए एडिटर के मुंह में फेंक के मारती है। जिंगशु बोल रही होती है मैं भूखे मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम लोग ऐसे ना घटिया काम नहीं करूंगी। आगे वो जिंगशु होती है अपने ऑफिस वापस आ गई होती है। जिंगशु सोच रही होती है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं ताकि मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए ना कपड़े खरीद सकूं। ये लोग एक जगह पे रह रहे जब प्रॉपर होम अप्लायंसेस भी नहीं है, ठंड आने वाली आखिर लोग ठंड में सर्वाइव कैसे करेंगे, क्या मेरे को पैसे ले लेने चाहिए थे। तभी होश में आते हुए जिंगशु सोच रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मेहनत करूंगी तो मैं इन लोगों को ना बहुत अच्छी लाइफ दे पाऊंगी लेकिन मैं कभी भी मकाई का रास्ता चूज नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि विवी के फैमिली के साथ में बैठ कर डिनर कर रहा होता है। विवी की मॉम बोल रही होती है लुओ फेंग अभी तो विवी के क्लास में ट्रांसफर हुए हो ना। लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ मैं कंट्री एम से भी जस्ट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हूँ और मैंने जिस दिन हाई स्कूल में एडमिशन लिया है। विवी की मॉम बोल रही होती है तुम्हारी फैमिली क्या करती है और कहाँ पे रहती है। तभी लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। ये जानने के बाद में वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
विवी की मॉम बोल रही होती है मुझे माफ करना। लुओ फेंग बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, अब तो मेरे को आदत हो चुकी है अकेले रहने की। साथ ही लुओ फेंग को याद आ रहा होता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके मास्टर है उसके साथ, जिनकी वजह से उसने बचपन में बहुत ही दिक्कतें सही है। अगर वो फिर से अपने मास्टर से मिला ना तो पक्का से उनसे बहुत ही कमाल की फाइट करेगा और अपने बचपन का रिवेंज लेगा। अंकल जैंग लुओ फेंग को ऑफर करते हैं क्या तुम विवी के लिए फिर से बॉडीगार्ड काम करोगे, लेकिन लुओ फेंग साफ साफ मना कर देता है। लुओ फेंग के दिमाग में क्लियर होता है कि भले उसको पैसा चाहिए लेकिन वो कभी बिना फुल टाइम काम करने वाला बंदा नहीं बनेगा, उसको फिर से इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। तभी अंकल जैंग बोल रहे होते हैं मैं तुम्हें एक दिन के ना पूरे $10,000 दूंगा। लुओ फेंग बोल रहा होता है इतने पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। अंकल जैंग बोल रहे होते हैं हाँ एक और चीज, मेरे को पता है कि तुम्हारे और हुआंग ताइहोंग के बीच में ना कुछ दिक्कतें चल रही है, वक्त आने में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। लुओ फेंग सोच रहा होता है बिना पैसों के ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मेरे को थोड़े बहुत पैसे कमा लेने चाहिए। फिर लुओ फेंग बोल रहा होता है ठीक है मैं काम करूंगा लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। जब लुओ फेंग विवी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो पियानो बजा रही होती है। लुओ फेंग सोच रहा होता है गाना गाते टाइम कितनी प्यारी लगती है ना। तभी खड़े होते हुए विवी बोल रही होती है लुओ फेंग मेरे को तुम्हें शुक्रिया बोलना था, तुमने मेरी लाइफ को 2 बार बचाया है। लुओ फेंग बोल रहा होता है पहली बार तो कोइंसिडेंस था और वहीं दूसरी बार मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड था, इसी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। अब अगले पूरे 1 महीने के लिए मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, 1 महीने तक कोई भी दिक्कत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तभी अंकल जैंग वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं लगता है तुम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। ऐसा तो मेरी बेटी कभी भी ना बॉडीगार्ड को रखना पसंद नहीं करती, लेकिन लगता है कि इसको ये बॉडीगार्ड इतना पसंद आ चुका है कि लाइफ टाइम में इसको अपना बॉडीगार्ड बना के रखना चाहती है और हमेशा इसी बॉडीगार्ड के साथ में रहना चाहती है। शर्माते विवी बोल रही होती है डैड आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो। तभी जो विवी होती है वो बेहोश होकर पे गिर जाती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है मिस्टर जैंग इसको क्या हुआ, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए क्या। अंकल जैंग बता रहे होते ये इसकी बचपन की बीमारी है, हालांकि इतना सीरियस तो नहीं है लेकिन हर महीने ना अब्रॉड से डॉक्टर्स आते हैं इसको चेक करने के लिए। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ क्या, मेरे को ना मेडिसिन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। जब लुओ फेंग चेक करता है तो विवी बोलते है कि मेरी बीमारी कैसी है। लुओ फेंग बोल रहा होता है सच में इतनी सीरियस नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम बहुत ही वीक हो और तुम्हारी बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ पावरफुल मेडिसिन चाहिए होंगी। एक बार तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंकल जैंग बोल रहे होते बच्चे क्या तुम श्योर हो, 200 से भी ज्यादा डॉक्टर्स अभी तक बीवी को देख चुके हैं और उनमें से कोई बीवी को ठीक नहीं कर पाया और तुम बोल रहे हो कि कुछ चैलेंज मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या आपको मेरे पे भरोसा है। अंकल जैंग बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल आंख बंद करके। तभी लुओ फेंग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए बोल रहा होता है आप बीवी को ना हर 3 दिन में एक मेडिसिन खिला देना, उसके बाद में कभी बीमार नहीं पड़ेगी। ठीक है मिस्टर जैंग मैं चलता हूँ। अंकल जैंग सोच रहे होते हैं मैं कभी कभी सोच भी नहीं पाता कि आखिर एक बंदा इतना कमाल कैसे हो सकता है। वैसे अगर लुओ फेंग को मेडिसिन के बारे में इतना ही पता है तो मैं उसको बोलूँगा कि वो मेरी बॉडी को भी एग्जामिन करे, क्योंकि मेरे को विवी के लिए ना एक छोटा भाई या बहन चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार 20 सालों से ट्राई कर रहा हूँ। फिर वापस घर जाते हुए लुओ फेंग सोच रहा होता है मेरे को 10,000 पर डे की नौकरी मिली है, इतने मेरा 1 साल का रेंट और खाना खर्चा हो जाएगा। आज नौकरी मिलने की खुशी में मैं सिस्टर लेन के यहाँ पे ना बढ़िया वाला खाना खाऊंगा। लेकिन जैसे वो सिस्टर लेन के रेस्टोरेंट के पास में पहुंचता है वो हमें बहुत ही भीड़ देखता है। लुओ फेंग को पता चलता है कि पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ दिया गया है और सिस्टर लेन वहाँ पे बैठ के रो रही होती है। तभी आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है सिस्टर लेन आखिर क्या हुआ और आखिर सब कुछ किया किसने, अगर ब्लैक फोर्स वालों ने सब कुछ किया ना तो मैं सभी की हालत खराब कर दूंगा। सिस्टर लैन बोल रही होती है नहीं ये सब कुछ ना मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ है, उसने कसिनो में लोन साग से पैसे उधार लिए थे और क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे इसी वजह से उन लोगों ने जगह को तोड़ दिया। लुओ फेंग बोल रहा होता है आपके हस्बैंड ने कितना उधार ले रखा है और आखिर वो कहाँ पे है। सिस्टर लैन बोल रही होती है मेरे हस्बैंड का उधार $500,000 है और मेरे को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे हो, पक्का से कहीं ना कहीं छुपा होगा, क्योंकि जो लोन शार्क्स है ना उसको ढूंढ रहे हैं। अब तो सब कुछ सहते सहते मेरा दिमाग भी खराब हो चुका है, मेरे को उसे डिवोर्स चाहिए। आखिर मैं कब तक ऐसे सब कुछ सहती रहूंगी और ह्यूमिलेट होती रहूंगी। लुओ फेंग सोच रहा होता अगर हो सके तो मैं इनकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर जैसे ही लुओ फेंग घर पे आता है तो किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। लुओ फेंग को लग रहा होता है कि जो लोन शार्क्स है वो शायद से यहाँ पे आए हुए हैं और वो मिस जून को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है मिस जून को जो कि बेहोश पड़ी होती है। उनको चेक करने के बाद में लुओ फेंग को पता चलता है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ और उनकी पर्स बिल्कुल ठीक है। जब वो उनको उठा के लेके कमरे में जा रहा होता है तभी मिस जून की आंखें खुल जाती है और उनको फिर से लगता है कि लुओ फेंग कुछ ना कुछ खतरनाक काम करने वाला है। इसी वजह से वो बिना कुछ सोच समझे लुओ फेंग को थप्पड़ मार देती है। आगे माफी मांगते हुए मिस जून बोल रही होती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फिर से गलत समझ लिया। लुओ फेंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ में ऐसा ही होता है, अब तो आदत पड़ गई है। मिस जून बोल रही होती है वैसे मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकती हूँ, कल के प्रैक्टिस एग्जाम में ना मैं तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकती हूँ। लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को एग्जाम्स में हेल्प नहीं चाहिए, मैं संभाल सकता हूँ। मिस जून बोल रही होती है मैं पहली बार किसी को एग्जाम्स को लेकर ना इतना कॉन्फिडेंट देख पा रही हूँ।
लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे था। अगले दिन हमारा जो लुओ फेंग होता है वो एग्जाम देने के लिए आ गया होता है। टैंग बोल रहा होता है लुओ फेंग तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पास हो जाओगे क्या? लुओ फेंग बोल रहा होता है हाँ तुम अपनी टेंशन लो, मैं तो आराम से एग्जाम को पास कर लूंगा। तभी जो टीचर होते हैं वो सारे बच्चों को टेस्ट पेपर पास कर देते हैं। लुओ फेंग सोच रहा होता है काफी दिनों बाद में एग्जाम दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो नर्वस हूँ। फिर वो सही से बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। पेपर खत्म होने के बाद में टैंग बोल रहा होता है मैं बहुत ही थक चुका हूँ, वैसे लुओ फेंग क्या तुम्हें साथ में खेलने के लिए चलोगे? लुओ फेंग बोल रहा होता है दोस्त माफ करना लेकिन आज मुझे कुछ काम है। वही साइड में बैठे हुए बुलिस बोल रहे होते हैं कि इसको क्या ही काम होगा, क्या इसको डेट वगैरह पे जाना है क्या? तभी लू मई और विवी बोल रहे होते हैं लुओ फेंग चलो ना चलते हैं, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। रोते हुए क्लास के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कैंपस ब्यूटी और क्लास ब्यूटी दोनों ही एक ही बंदे के पीछे है, तो फिर आगे हम लोग क्या करें, क्या हम लोग क्लास को ही छोड़ दे? हमारा तो पढ़ाई करने का पर्पस ही मर चुका है। आगे जो हमारा लुओ फेंग होता है वो उन लोग को लेके घर आ जाता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मेरा काम खत्म हुआ मैं घर जाता हूँ। विवी बोल रही होती है कि तुम हमारे साथ में थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आओगे? लुओ फेंग बोल रहा होता है नहीं मैं ठीक हूँ मैं वॉक करके चला जाऊंगा। ये बोलते हुए लुओ फेंग फिर से दौड़ते हुए जाने लगता है। लुओ फेंग सोच रहा होता है मैं काफी दिनों से फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इस तरीके से तो मैं बहुत ही मोटा हो जाऊंगा। तभी रनिंग करते करते उसको एक लड़की दिखती है जो कि रनिंग कर रही होती है। लुओ फेंग सोच रहा होता है इसका स्पीड और इसका फिगर ना दोनों ही कमाल का है। फिर उसको लगता है कि शायद से लड़की कम्पीट कर रही है, इसी वजह से उसकी बराबरी में दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही लुओ फेंग लड़की के पास में पहुंचता है वो लड़की बोल रही होती है तुम तो लुओ फेंग हो ना? लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, क्या तुम मेरे सेम हाई स्कूल से हो? वो लड़की बोल रही होती है क्या सच में तुम मेरे को नहीं जानते? लुओ फेंग बोल रहा होता है नहीं मेरे को लगा कि तुम एक रैंडम सी लड़की हो जो कि बहुत ही कमाल की रनिंग कर रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में कम्पीट करने लगा। वो लड़की बोल रही होती है लुओ फेंग झूठ मत बोलो। वही लुओ फेंग बोल रहा होता है सच में तुम्हें नहीं जानता। अभी वो लोग दौड़ ही रहे होते तभी उन लोगों के सामने दो गुंडे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मारने का हमारा जी नहीं करता, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बॉडी। प्यार से लोग हमें बोलते हैं लॉन्ग रिवर नाइट्स। लुओ फेंग बोल रहा होता है कुछ भी बोलो लेकिन तुम्हारी लाइन जुड़ी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अपनी मेन लाइन को चेंज करो। और देखो तुम लोग कौन हो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, प्लीज हम लोग का रास्ता छोड़ो, हम लोग को जाना है। चिढ़ते वो बंदे बोल रहे होते हैं हम गुंडे हैं कोई दुकानदार नहीं जो कि तुम हम लोग को मना करके चले जाओगे। ग्रीन है वो लड़की बोल रही होती है लॉन्ग रिवर नाइट्स, मैंने तुम लोग के बारे में सुन रखा है, तुम कमीनों ने बहुत ही घटिया घटिया क्राइम्स कर रखे हैं। सबसे घटिया क्राइम तो किया है कि तुम लोगों ने लड़कियों को किडनैप किया, उसके बाद में उन लोगों की बॉडी का यूज करा। पर मेरे को लगा था कि तुम लोग इतने ठगे होगे, तुम लोग लड़कों के ऊपर बिना ठगपना दिखाओगे। आज तुम्हारा शिकार एक लड़का बनने वाला है। वही लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरा ये पहली बार होगा तो थोड़ा ध्यान रखना। तभी चिढ़ते हुए लॉन्ग रिवर नाइट बोल रहा होता है पागल हो गए हो क्या, लड़की तू खतरे में है। फिर वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। इससे पहले कि हमारा लुओ फेंग अपनी स्किल्स को दिखा पाता वो लड़की उस गुंडे को किक मार देती है। वो लड़की बोल रही होती है हम इतने टाइम से तुम लोग को ढूंढ रहे हैं और तुम लोग अब जाके हम लोग को मिल रहे हो, आज तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वहीं वो गुंडा बोल रहा होता है तुम पक्का से मिक्सिंग ग्रेड 3 की मसाला आर्टिस्ट हो ना? वो लड़की बोल रही होती है तुमने बिल्कुल गलत गैस करा। लू फेंग सोच रहा होता है मास्टर जू ने मेरे को बताया था कि चना में काफी सारे लोग हैं जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और मार्शल आर्ट को अलग अलग लेवल में डिवाइड भी किया गया है। शायद से मिक्सिंग ग्रेड 3 भी ना एक लेवल ही होगा। इससे पहले कि हमारा लुओ फेंग किसी भी तरीके की हेल्प कर पाता वो लड़की उन गुंडों को पीट चुकी होती है। लुओ फेंग बोल रहा होता है राइटर में से कोई गलती हुई है क्या, तुम मेरे से लड़कियों के सामने फ्लैश करने का मौका क्यों छीन रहे हो? वही वो लड़की बोल रही होती है अभी तो तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो, फटाफट से पुलिस को कॉल करो। थोड़ी देर बाद में पुलिस वहाँ पे आ गई होती है। उन लोगों ने लॉन्ग रिवर राइड को पकड़ भी लिया होता है। वो लोग लू फेंग उस लड़की को शुक्रिया बोलते हुए बोल रहे होते तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोगों की वजह से बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स पकड़े गए। तभी लुओ फेंग बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़की बोल रही होती तुम स्कूल में किसी भी पूछ लेना, मेरा नाम तुम्हें कोई बता देगा। ये बोलने के साथ ही वो लड़की चली जाती है। वही जब दूसरे दिन लुओ फेंग स्कूल जाता है तब टैंग उसको हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि तुम मेरे आइडल हो, तुम्हें पता तुमने स्कूल में टॉप किया है और हमारे जो हेड टीचर है ना वो खुद बाद में आके इस चीज को अनाउंस करेंगी। फर्स्ट रैंक आने के बाद भी तुम देखो ना कितने आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से अब तुम 4 मास्टर के हेड बनोगे और बन जाओगे हमारे जिजिंग हाई स्कूल के 5th मास्टर। लुओ फेंग बोल रहा होता है कि ये 4 मास्टर होता क्या है? टैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। टैंग बताता है हमारे जिजिंग हाई स्कूल में 8 कैंपस ब्यूटी है और वहीं 4 मास्टर्स है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो 4 मास्टर ना सभी के आइडल है और सभी के सपनों के राजकुमार भी। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम उन सभी में टॉप पे जाओगे। लुओ फेंग बोल रहा होता है कि हमारे कैंपस ब्यूटी में कोई ऐसे जिसको फाइट करना आता हो? तभी टैंग बोल रहा होता है हाँ है ना, लुमे को फाइट करना आता है। लुओ फेंग सोच रहा होता है इसकी फाइटिंग स्किल के बारे में तो मेरे को पता है। फिर लुओ फेंग बोल रहा होता है कोई और है क्या? टैंग बोल रहा होता है हाँ एक और है कियान इलांग, वो भी कैंपस ब्यूटी और शायद से वो फाइट कर सकती है।
अभी वो आगे बात को कंटिन्यू करता तभी जो हेड टीचर होते हैं वो क्लास में एंटर कर जाते हैं और सभी को बताते हैं कि इस बार रैंक 1 लुओ फेंग ने हासिल करी है, जिसकी वजह से सभी लोग लुओ फेंग के लिए तले बजाते हैं। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब डेफिनेटली लुओ फेंग ना 4 मास्टर में से एक बनेगा। वही लुओ फेंग सोच रहा होता है मेरे को लो प्रोफाइल रखनी थी, आखिर लोग मेरे को दिक्कतों में क्यों डाल रहे हैं। फिर खड़ा होते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है मैं खुद ही विवी और लुमई के पास में चला जाता हूँ, हर बार उनको बुलाना सही नहीं लगता। जैसे ही लुओ फेंग उन लोगों के पास में जा ही रहा होता है तभी टैंक बोलता है मेरे पास में 1 सेकंड के लिए आओ ना। फिर वो लुओ फेंग को लेटर देता है जिसके अंदर उसको कैंपस के लोटस पॉइंट के पास में बुलाया गया होता है और ये लेटर दिया होता है सॉन्ग दाई ने। विवी बोल रही होती है आखिर क्या हो रहा है। तभी लुमई बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारे लुओ फेंग के ऊपर ना किसी कैंपस ब्यूटी की नजर है और वो तुमसे लुओ फेंग को चुराने का ट्राई भी कर रही है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो भी कोई बात नहीं, तुम वेट करो देखो कि फ्यूचर में क्या होता है। वही खुश होते हुए टैंक बोल रहा होता है बता तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम्हें पता है सॉन्ग दाई कैंपस क्वीन है और वो इतनी प्रिटी है ना कि वो हमारे कैंपस के हर दूसरे बंदे की ड्रीम गर्ल है। लुओ फेंग बोल रहा होता है ठीक है इस लेटर को तुम पकड़ो, मेरे को कुछ काम था मैं पहले जाके वो करके आता हूँ। रोते हुए टैंक बोल रहा होता है सच में कभी कभी लोगों को ना जो मिलता है उसकी कदर नहीं होती। जैसे ही लुओ फेंग बाहर निकलता है छोटू हुआंग अपने बंदों को लेकर उसको घेर लेता है। वो सारे बंदे लुओ फेंग को प्रोक कर रहे होते हैं कि तुम कहीं से बिना 5th मास्टर बनने के लायक नहीं, अगर तुम्हें 5th मास्टर बनाया गया तो हम लोग आसन पे बैठ जाएंगे। वही लुओ फेंग सोच रहा होता है कि ये हुआंग किसको लेके आया है, ये लोग तो लास्ट टाइम वाले बंदे नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई भी हो मेरे को तो सिर्फ मारने से फर्क पड़ता है। फिर लुओ फेंग विवी को बोल रहा होता है तुम 1 सेकंड के लिए रुकना, मैं जरा इन लोगों को संभाल के आया। लुओ फेंग बोल रहा होता है तो फिर बताओ कि तुम कैसे मार खाना पसंद करोगे। तभी वो देखता है कि वो बंदे अटैक नहीं कर रहे होते बल्कि मार खाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लुओ फेंग को समझ में आता है कि किसी तरीके का ट्रैप है। तभी वो पीछे देखता है डीन हुआंग को जो कि सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है। लुओ फेंग समझ आता है कि वो जैसे ही वहाँ पे अटैक करेगा वो कमीना वहाँ पे आ जाएगा और फिर लुओ फेंग को रंगे हाथों पकड़ के स्कूल के बाहर कर देगा। लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम लोगों का प्लान ना बहुत ही कमाल का था, लेकिन मैंने तुम लोगों के प्लान को पकड़ लिया। वैसे पता है मैं बिना उंगली उठाना तुम लोग के दांत तोड़ सकता हूँ। वही सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने भी ये बॉडी ना दिखाने के लिए नहीं बनाई, हम लोग के अंदर भी दम है। अभी लुओ फेंग आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पे मिस जुन आ जाती है और लुओ फेंग को बोल रही होती है क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। और तुम लोग को शर्म नहीं आती नए स्टूडेंट्स को बुली करते हुए, अगर मैंने तुम लोग को फिर से सब कुछ करते हुए देखा तो मैं तुम लोग को स्कूल के बाद फिकवा दूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के ना तुम लोग की पिटाई बैल से करवाऊंगी। सिर्फ मिस जून को देखने के बाद उन लोग की हवा टाइट हो गई होती है और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। मिस जून लुओ फेंग को वार्न करती है कि सभी ना बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। वापस जाने के बाद में वो बंदा छोटू हुआंग को पीट रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कमीने कहीं के मैंने तेरे को बोला था ना कि ध्यान रखना कोई भी टीचर वहाँ पे ना आए, फिर भी वहाँ पे मिस जून कैसे आ गई। तेरी वजह से आज मेरी 4 मास्टर में से एक सीट खतरे में है। छोटू हुआंग बोल रहा होता है मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, प्लीज मेरे को मत मारो, मेरे आइडिया को यूज करते हैं तो लुओ फेंग से रिवेंज ले सकते हो। हम देखते हैं ये बंदा होता है जिसिंग स्कूल का 4th मास्टर गैंगमैन। छोटू हुआंग उसको बता रहा होता है लुओ फेंग का एक दोस्त है जिसका नाम टैंग है, वो एक छोटा सा बंदा है जिसको फाइट करना नहीं आता, तुम उसको आराम से बुली कर सकते हो, अगर तुम उसको पीटोगे ना तो लुओ फेंग तुमसे रिवेंज लेने के लिए आएगा। गैंगमैन बोल रहा होता है चलो ठीक है पहले हम उस बंदे को मारेंगे उसके बाद में उसकी लड़की को टारगेट करेंगे। वो कमीना रोज 2 बहुत ही खुशी लड़की के साथ में घूमता है और ये देख देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। वही लोटस पॉइंट पे हम देखते हैं सॉन्ग दाई को जो कि लुओ फेंग का वेट कर रही होती है, लेकिन लुओ फेंग वहाँ पे नहीं आता। दाई बोल रही होती है लुओ फेंग तूने मेरे को रिजेक्ट किया है और मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आगे जो हमारा लुओ फेंग होता है वो टैंक के घर पे आ गया होता है और आराम से उसके डेस्क के सामने बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अंकल टैंक बोल रहे होते हैं टैंक जाओ जाके 2 बोतल और लेके आओ, जल्दी ही जो बियर है ना वो खत्म होने वाली है। टैंक के जाते ही वो लोग अपने प्लान के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है अंकल टैंक क्या आपको कुछ पता चला क्या। अंकल टैंक बोल रहे होते जैसा कि तुमने बोला था मैंने उन लोगों को ना कुछ दिनों के लिए स्टॉक करा और मेरे को उन लोगों के बारे में एक बहुत ही डार्क रियलिटी पता चली। ताइहोंग ऊपर दिखाता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है पर असल में वो ब्लैक फॉक्स गैंग के साथ में मिलकर बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है। गुस्सा करते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है इससे घटिया काम कोई और हो ही नहीं सकता, इस चीज को लेके हम लोग के पास में कितना एविडेंस है। अंकल बोल रहे होते हैं मेरे को पता चला है कि 2 दिन के अंदर ना वो बच्चों को बेचने वाले हैं, हम वहाँ पे जाके उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। फिर जैसे उनकी बियर खत्म होती है उनको याद आता है कि टैंक तो बाहर गया था और वो अभी तक घर वापस नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टैंक को जिसको छोटू हुआंग के बंदों ने घेर लिया होता है। छोटू हुआंग बोल रहा होता है लुओ फेंग का दोस्त बन के तेरे अंदर काफी हिम्मत आ गई है, चल बोल के लुओ फेंग बहुत ही घटिया इंसान है जिसकी वजह से हम तेरे को बहुत ही कम मारेंगे। टैंक बोल रहा होता है मैं लुओ फेंग की वजह से एक रियल मत बन पाया हूँ, मैं कभी भी उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन तभी छोटू हुआंग टैंक के फेस के ऊपर ईंट से अटैक करता है जिससे कि टैंक उड़ते हुए जाके गिरता है, लेकिन हमेशा की तरह वो डर के बैठता नहीं है।
बल्कि एक बोतल उठाकर छोटू हुआंग के फेस से मारता है। टैंग बोल रहा होता है, कहा ना कि अब मैं वो डरपोक नहीं रहा, अब मैं एक रियल मर्द बन चुका हूँ। लेकिन फिर भी स्किल्स की कमी होने की वजह से वो छोटू हुआंग से बहुत ही मार खाता है और बेहोश होने के बावजूद भी छोटू हुआंग के बंदे उसको नहीं छोड़ते। आगे हम देखते हैं टैंक को इतना मारा गया होता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर्स टैंक की फैमिली को कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके फोन के स्विच ऑफ होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। वहीं एक डॉक्टर बोल रहा होता है, मेरे को इस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम इसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं, हम इस बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसको मरते हुए तो नहीं दे सकते ना। लालची डॉक्टर बोल रहा होता है, डॉक्टर जियांग ये कोई धर्मशाला नहीं है बल्कि एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर जियांग बोल रहे होते हैं, डॉक्टर का फर्ज बनता है अपने पेशेंट को हर हाल में ठीक करना, अगर इस बच्चे को जल्दी ट्रीट नहीं किया गया तो ये बच्चा मर जाएगा। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस बच्चे को ना कुछ भी होने दे सकती। फिर वो उसकी सर्जरी स्टार्ट कर देती है। वहीं लालची डॉक्टर सोच रहा होता है, ये न्यू कमर ना बहुत ही एरोगेंट है। टैंक के फादर बोल रहे होते हैं, मैं टैंक को 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहा, आखिर ये बच्चा कहाँ चला गया। फिर जैसे ही टैंक का फोन रिसीव होता है, टैंक के फादर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि टैंक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको बहुत ही मारा गया है। ये जानने के बाद में वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। लुओ फेंग के पूछने पे वो लुओ फेंग को टैंक के कंडीशन के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डायरेक्टर जियांग को, जिनको डायरेक्टर ऑफिस के अंदर समन किया गया होता है। डायरेक्टर उसको डांट रहा होता है कि तुम हर बार लोगों को बचाने के चक्कर में ना हॉस्पिटल का नुकसान कर देती हो। ठीक होने के बाद में कुछ लोग पे करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। ये बच्चा बहुत ही गरीब दिख रहा है, शायद से ये बच्चा पे करेगा। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है, अगर पैसे की दिक्कत है तो मेरी सैलरी में से काट लेना। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, तुम्हारी तो इस महीने की सैलरी ऑलरेडी कट चुकी है, तुम्हारा भला है काम ना मैं हॉस्पिटल में और नहीं चले दूंगा, चलो फटाफट से अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर दो। वही लालची डॉक्टर बोल रहा होता है, आजकल के यंग लोगों को ना समझ नहीं आता कि आखिर ये दुनिया काम कैसे करती है, देखो तुम्हारी भलाई करने का ना तुम्हारे ऊपर क्या नतीजा पड़ रहा है। तभी लुओ फेंग पैसे फेंके डॉक्टर के मुंह में मारता है। ये देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा छोड़ आते हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है, अभी के अभी मेरे दोस्त को ठीक करो, अगर तुमने अब देर करी तो आगे तुम्हारे साथ में क्या होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लालची डॉक्टर बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। तभी टैंक के फादर बोल रहे होते हैं, प्लीज टैंक मेरा इकलौता बेटा है, इसको बचा लो। डायरेक्टर बोल रहा होता है, इतने कम पैसे पे तुम इतना कर रहे हो, चलो बॉस इन लोगों को सबक सिखाओ। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे उन लोगों को पीटने के लिए आगे होते हैं। कॉल करते हुए लुओ फेंग बोल रहा होता है, मिस्टर झैंग मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत थी। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं, क्या 1 मिलियन काफी रहेगा या फिर मैं इसे पैसा भेजूं। लुओ फेंग, अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत हो ना तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लुओ फेंग बोल रहा होता है, 1 मिलियन काफी रहेगा, मैं घर पे आके आपको सब कुछ बताता हूँ। डायरेक्टर सोच रहा होता है, क्या ये बंदा द ग्रेट टाइकून झेंग हाइटियन से बात कर रहा था क्या। हॉस्पिटल के सारे गुंडे बोल रहे होते, हम लोगों ने आवाज सुनी थी, ये पक्का से झेंग हाउटियान ही था। हमारे जो हॉस्पिटल के सबसे बड़े इन्वेस्टर है झेंग हाउटियान है, ये दोनों ही बिल्कुल भाई की तरह दोस्त है। लुओ फैन बोल रहा होता है, अगर अब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मेरे दोस्त को बता सकते हो। तभी डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, अभी क्या अभी हम अपने बेस्ट डॉक्टर को लगा रहे हैं आपके दोस्त को ठीक करने के लिए। डॉक्टर लू उस बच्चे का ना पूरा ख्याल रखेगा, उस बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लालची डॉक्टर लू बोल रहा होता है, हाँ बच्चे मैं तुम्हारे दोस्त का ख्याल रखूंगा। तभी लुओ फैन उस बंदे को इग्नोर करते हुए डॉक्टर जियांग के पास में चला जाता है और वो बोल रहा होता है, मेरे को नर्सेज ने बताया ना कि आपने मेरे दोस्त को बचाने के लिए सभी लोगों से फाइट करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जियांग, प्लीज मेरे दोस्त को ना आप ट्रीट करिए। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है, आपको झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। डॉक्टर बोल रहा होता है, हाँ डॉक्टर जियांग ना बहुत ही कमाल की डॉक्टर है, वो पक्का से अपना बेस्ट ट्राई करेंगी। फिर उन लोगों के पास जाने के बाद में डॉक्टर लू फिर से डॉक्टर के कान भरने के लिए आते हैं और वो क्लेम करता है कि पक्का से ये लड़का ना फ्रॉड है। लेकिन डायरेक्टर डॉक्टर लू के मुंह पे ना एक रख के थप्पड़ देता है और बोलते है कि तुझे पता है कि झेंग हाउटियान कौन है, तू जैसे कुत्ते की वजह से मैं इतने बड़े आदमी को प्रोवोक करा था, अब के बाद से ना अपना मुंह बंद रखना। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद में डॉक्टर जियांग बोलती है, आपका दोस्त ना बिल्कुल ठीक है, आप उससे मिल सकते हो लेकिन उसे ज्यादा क्वेश्चन मत करना। जैसे ही लुओ फेंग और अंकल टेंग अंदर आते हैं, अंकल टेंग पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ और आखिर ये किसने किया है। तभी टैंग बताता है, क्लास में कुछ बुलीज ने उसको मिलके मारा है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, अब मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ने वाला, मेरे दोस्तों से भिड़ के उसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। लुओ फेंग को इतने गुस्से में चलते हुए देख के सभी की फट गई होती है। लेकिन डॉक्टर जियांग बोल रही होती है, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें इन सारे मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ, पक्का से पुलिस कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन तभी लुओ फेंग उनका हाथ रोकने के चक्कर में उनको दीवार से लगा देता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है, मेरे पास में सब कुछ करने के ना अपने कुछ रीजंस है, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ठीक रहूंगा। फिर लुओ फेंग बैट को उठाते हुए अपना काम करने के लिए निकल जाता है। वहीं ये सब कुछ डॉक्टर लू ने देख ली होती है। वापस जाके वो डायरेक्टर को बताता है कि जो हमारा लुओ फेंग है ना वो एक गरीब इंसान और कुछ भी नहीं। डायरेक्टर बोल रहे होते, क्या तुमने न्यूज को लेकर कंफर्म हो।
डॉक्टर लू बोल रहे होते ये आपको फीस पे नहीं कर पाएगा, इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूँ। डॉक्टर बोल रहे होते उस टैंक के ऊपर हम लोग काफी सारी फैसिलिटीज को खर्च कर रहे हैं, जाके पहले उससे एक बार फीस मांगो, उसके बाद आई की ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। फिर हम देखते हैं टैंक के रूम के अंदर एक नर्स आ गई होती है और वो उसको इंजेक्शन लगाने वाली होती है, तभी डॉक्टर उसको रोक देते हैं। डॉक्टर लू बोल रहे होते हैं मिस्टर टैंक आपको ना एडवांस में पे करना होगा, तभी हम लोग आई की ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। टैंक के फादर बोल रहे होते अभी तो मेरे पास में सिर्फ 500 आप ये ले लो, तब तक मैं बाहर जाके पैसे लेके आता हूँ। डॉक्टर लू बोल रहे होते 2 तो यहाँ पे सिर्फ वार्ड का चार्ज है और कम से कम एक इंजेक्शन का ना 300 रुपए लग रहा है, तो मेरे को 500 दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ क्या? टैंक के डैड बोल रहे होते पहले मेरे बेटे को ठीक तो करो ना, उसके बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा। डॉक्टर लू बोल रहे होते रूल्स और रूल्स होते पहले पे करो। नर्स इंटरप्ट करते हुए बोल रही होती है पेशेंट की हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर इसको अभी डिस्चार्ज किया गया तो ये बहुत ही बीमार पड़ सकते हैं। तभी बाहर खड़े लोग बोल रहे होते हैं हॉस्पिटल कितना बुरा है ना, ये अपने पेशेंट के साथ में बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आते हुए बोल रहे होते हैं बिना पैसे के हमें पे धर्मशाला खोलने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, जो पैसा नहीं दे सकता ना उसको बाहर निकाल के फेंक दो। अभी वो लोग टैंक को बाहर लेके जा ही रहे होते तभी वहाँ पे डॉक्टर जियांग आ जाती है। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है ये मेरा पेशेंट है और आप इसको मेरे बिना परमिशन के लेकर नहीं जा सकते। डॉक्टर बोल रहे होते तेरा पेशेंट है तो क्या हुआ, ये हॉस्पिटल मेरा है, अभी के अभी ये पेशेंट और उसका डॉक्टर दोनों ही बाहर निकलेंगे। ये बोलते हो डॉक्टर जियांग को भी खींच के बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैनेजर सू की। डॉक्टर बोल रहा होता है मैनेजर सू आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, अगर आप मेरे को पहले बोल देते कि आप इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हो तो मैं आपका इस तरीके से वेलकम करता ना। मैनेजर सू बोल रहा होता है डॉक्टर आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी डॉक्टर बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा था, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, आप इसके ऊपर गौर मत करिए। वैसे आपने बताया नहीं कि आप क्यों आए थे। मैनेजर शू बोल रहे होते मेरे को कुछ काम था, मेरे को डॉक्टर जियांग के पास में लेके चलो। डॉक्टर बोल रहे होते लगता है कि सुपीरियर्स को बिना उस डॉक्टर जियांग के बारे में पता चली गया। आपको पता है मैं तो उसको भी फाइट करने ही वाला था, पहले ही सब कुछ समझ जाने के लिए आपको मेरे को सवाल देने की कोई भी जरूरत नहीं। मैनेजर शू बोल रहे होते डॉक्टर जियांग को निकाल दिया, लेकिन आखिर क्यों। तभी वहाँ पे डॉक्टर जियांग आते हुए बोल रही होती है मैनेजर शू मैं हूँ डॉक्टर जियांग, देखिए मेरे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, इस बात से मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने पेशेंट के साथ में ना इस तरीके से बिहेव करिए। पहले तो वो लोग जोर जार के दे ही देंगे, लेकिन उन लोगों को ऐसे बाहर निकालना जबकि वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैनेजर शू बोल रहे होते डायरेक्टर क्या चल रहा है। वहीं बाहर खड़े सारे बंदे बोल रहे होते तो हमेशा का है, उन सारे बंदों को बाहर निकाल दिया जाता है जो कि पे नहीं कर पाते। यहाँ तक कि अगर वो लोग सिर्फ एक दिन का भी टाइम मांगे ना तो भी उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती, उन लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। सभी की बातों को सुनते हुए डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बकवास करना बंद करो, लेकिन तभी मैनेजर शू डायरेक्टर को एक बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मार देता है। मैनेजर शू बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे आने के लिए डायरेक्टर झेंग ने बोला था, उन्होंने बोला था कि लुओ फेंग के पैसे मिस जियांग को देने हैं। ये सुनकर कि लुओ फेंग सच में झेंग हाइटेन को जानता है, वहाँ पे डायरेक्टर और डॉक्टर लू की फट गई होती है। मैनेजर शू बोल रहे होते हैं डायरेक्टर और डॉक्टर लू तुम दोनों बाहर निकलो, अब तुम लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी कि आखिर तुम दोनों की वर्ष है ना हम लोगों का कितना लॉस हुआ है और हमारी कितनी रेपुटेशन खराब हुई है। अगर तुम्हारे बुरे कामों के बारे में मेरे को पता चला ना तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें बहुत ही गंदी सजा मिले और जिंदगी में कभी भी कहीं और काम ना मिले। डॉक्टर जियांग बोल रही होती है आखिर लुओ फेंग है क्या चीज। खुद मैनेजर शू हेडक्वार्टर से यहाँ पे आए पैसे को डिलीवर करने के लिए। ये एक बहुत ही हाई अथॉरिटी वाले इंसान है जो कि नॉर्मली कभी भी नहीं आते, इनका यहाँ पे आना पैसे को डिलीवर करने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तभी अंकल टैंक बता रहे होते लुओ फेंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं दो बंदों को जो कि टैंक को मारने में शामिल है। वो बंदे बोल रहे होते आज तुम लोगों ने टैंक को देखा था, उसको तो हम लोगों ने रफली मारा तो उसका मुंह ना गुब्बारे की तरह फूल गया। दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसने हमसे पंगा लेके ना बहुत ही बड़ी गलती करी है। तभी वहाँ पे लुओ फेंग अटैक करते उन लोगों के टेबल को तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग उन लोगों को पीट पीट के कमांडेंट से बिल्डिंग पे लेके आ गया होता है। लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम लोग आज उन लोगों में से थे जिसने कि टैंक को मारा है। वो दोनों बंदे बोल रहे होते अगर मारा भी है तो तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, हमारे पीछे बहुत ही पावरफुल बैकअप है। लुओ फेंग बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में कौन कौन इन्वॉल्व था, चलो फटाफट से बताओ। पहला वाला बुली बोल रहा होता है तुम भले ही हम लोग को जान से मार दो लेकिन हम नहीं बताएंगे, अपने ब्रदर के साथ में गद्दारी करना हम लोगों ने नहीं सीखा। लुओ फेंग बोल रहा होता है ठीक है तो भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं एक एक करके तुम लोग को ऐसे तोड़ूंगा ना कि तुम लोग जिंदगी में पछताओगे। फिर लुओ फेंग पास की दीवार में मारते उस दीवार को तोड़ देता है। लुओ फेंग बोल रहा होते ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बताओ तुम लोग ऐसे पहले ये वाला शॉट कौन लेना चाहेगा। एक बंदा तो सिर्फ और सिर्फ देख के बेहोश हो गया होता है। दूसरा पुलिस बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ टैंक को मारने में ना पूरे के पूरे 10 लोग थे और अभी बाकी सारे लोग ना कैट फैक्ट्री के अंदर हैंग आउट कर रहे हैं। लुओ फेंग बोल रहा होता है मेरे को पता है वो हुआंग तियानी ही ना तुम लोग को लीड कर रहा है,
तुम लोग मेरे को मारने में फेल हो गए, इसी वजह तुमने मेरे दोस्तों के पीछे पड़ गए। पर अगर सच कहो तो तुम लोग एक बार के लिए मेरे को मार देते तो मैं शायद से एक बार के लिए तुम लोगों को माफ कर देता। पर क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दोस्त के ऊपर हमला किया है, इसी वजह से मैं तुम लोग के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। फिर जो हमारा लुओफेंग होता है वो कैट फैक्ट्री आ गया होता है। वहाँ पे हम देखते हैं हुआंग तियानी का, जो कि लुओफेंग का ही वेट कर रहा होता है। तियानी बोल रहा होता है, तुम्हारे इंतजार में हम लोग कब से बैठे थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कैसी वो 10 लोगों को लेके तुम्हारे दोस्त को मारा होगा? मैं पूरे के पूरे 100 लोगों को लेके तैयार खड़ा था। जिस पर तुमने इस गेट के अंदर एंटर किया ना, तुमने अपने मौत को फिक्स कर लिया। लुओफेंग बोल रहा होता है, भले ही कॉकरोच 10 हो या फिर 100, उनकी किस्मत में ना कुछ जाना ही लिखा होता है। तभी जो हुआंग होता है वह सभी को लुओफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। वही लुओफेंग उन सभी को एक एक हिट में नॉक कर रहा होता है। ये जब नानपुरी जाकर तुम्हारे अंदर घुसेगी ना तो तुम्हारी सारी की सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। फिर वो सारे के सारे बंदे लुओफेंग को घेर लेते हैं और अपने अपने चाकू को बाहर निकालने लगते हैं। हुआंग सोच रहा होता है, भले ही तुम कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, लेकिन तुम चाकू से नहीं बच सकते। वही लुओफेंग गुस्से में चुपचाप खड़ा हो जाता है। सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ता। फिर अचानक से जो हमारा लुओफेंग होता है वहाँ से गायब हो जाता है और एक बंदे के पीछे आते हुए बोल रहा होता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मारना किसे बोलते हैं। जब वो बंदा घबराते हुए पीछे मुड़ता है तो लुओफेंग वहाँ पे नहीं होता। लुओफेंग बहुत ही तेजी से उन सभी के बीच में से आगे बढ़ जाता है। कितने सारे बंदे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी ने हमारे पाँव तोड़ दिए। वही कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन लोगों ने तो कुछ देखा भी नहीं, तो फिर आखिर उन लोगों के ऊपर अटैक किया किसने। हुआंग बोल रहा होता है, आखिर इंसान है या फिर घोस्ट। तभी वो साइड में लुओफेंग को देख लेता है और अपने बंदों को बोलता है, इस कमीने के ऊपर अटैक करो। लुओफेंग बोल रहा होता है, और कौन सा जिसने कि टैंक के ऊपर अटैक करा। हुआंग बोल रहा होता है, चिल्लाना बंद करो और मेरी हेल्प करो, कोई तो बचा हुआ होगा ना, आओ ना फटाफट से। लुओफेंग बोल रहा होता है, छोटू पीछे मुड़ के देख। फिर जैसे ही हुआंग पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि उसके सारे के सारे बंदों के पाँव मुड़ गए होते हैं। हुआंग सोच रहा होता है, इसने मेरे सारे बंदों के पाँव तोड़ दे भी इतनी जल्दी। लुओफेंग बोल रहा होता है, सब तो गए, अब सिर्फ तू बाकी है। आज मेरा दोस्त तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो मेरे को तुम्हें फेवर तो रिटर्न करना ही होगा ना। तभी अपने घुटनों पे आते हुए हुआंग माफी मांगता है और बोलता है कि उसे सब कुछ करने के लिए फोर्थ मास्टर गैंग ने बोला था, वरना उसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो ऐसा कुछ करता। अभी वो पक्का से जनरल इलेक्टिव क्लास में होगा। तभी लुओफेंग हुआंग को पंच मारते हुए बोल रहा होता है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा बल्कि डायरेक्ट खत्म करूंगा। वही हम देखते हैं क्लास के अंदर गैंगमैन टीचर को क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है। टीचर उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने क्या जवाब दिया है गैंगमैन, तुम हमेशा क्लास में ध्यान देते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे बिना ऐसे ही काम करते रहोगे। तभी वहाँ पे लुओफेंग आते हुए दरवाजे के ऊपर किक मारते दरवाजे को तोड़ देता है। लुओफेंग बोल रहा होता है, गुड इवनिंग सर, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होगे। मैं बस आपसे यहाँ पे यही पूछने के लिए आया था कि क्या गैंगमैन अभी क्लास में है, मेरे को उससे कुछ प्यार भरी बातें करनी है। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।